बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री जयकृष्ण पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका खूब खूब आभार जोहार अभिनंदन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बांसवाड़ा जिले के बागीदरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर बुढ़वा गांव के अंदर, बुढ़वा पंचायत के अंदर जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, उस विद्यालय के अंदर जो स्थितियां उत्पन्न हुई उसके लिए उस पर चर्चा करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर गरीब आदिवासी दलितों के बच्चे जो जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर अध्ययन अध्यापन के लिए आते हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं, उन बच्चों का वहाँ पर चयन होता है और उनके माँ बाप सपना लेकर आते हैं कि वहाँ पर अगर हमारा JNU के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर अगर बच्चा पढ़ेगा तो हमारा बच्चा कहीं न कहीं सरकारी नौकरी में जाएगा और हम उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा कि कुछ 2 दिन पूर्व जो उस विद्यालय के अंदर वहाँ के छात्रों ने एक आंदोलन के माध्यम से प्रदर्शन किया और उन छात्र छात्राओं का जो प्रदर्शन था वो वहाँ पर ये आरोप था कि प्रिंसिपल जो हैं वो वहाँ पर उनको बच्चों को जली हुई रोटियाँ देते हैं, पतली दाल देते हैं और साथ साथ जो उनका जो टूथपेस्ट होता है वो भी एक्सपायरी डेट का दे रहे हैं। उसके लिए बच्चों ने सड़क पर आकर आंदोलन किया और प्रशासन वहाँ पर आकर उनको उसको दबाया गया। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि उसके लिए निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। यह अत्यंत बच्चों के भविष्य का सवाल है और अगर वहाँ पर सरकारी जो बच्चों का पैसा मिलता है, अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करके वो प्रिंसिपल वगैरह सब मिलकर अगर उसका दबा रहे हैं और पैसा वहाँ पर गलत तरीके से उड़ाया जा रहा है, उसकी जाँच होनी चाहिए। कलेक्टर महोदय के माध्यम से उसकी कमेटी बनाकर जाँच कराई जाए। जो भी दोषी सरकार से जुड़ा हुआ है, फिर भी आपको बोलने की अनुमति दे दी है। नवोदय विद्यालय केंद्र के अंतर्गत आते हैं। श्री पर्ची श्री लादूलाल पितलिया। लादूलाल पितलिया। खजुरा शाम की जय। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची पर मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी विधानसभा क्षेत्र सहाड़ा अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में आता है। यहाँ के निवासियों का जीवन कृषि एवं पशुपालन पर आधारित है। यहाँ की ज़्यादातर भूमि पथरीली है। मेरी विधानसभा क्षेत्र के किसानों के लिए यह सबसे बड़ी समस्या है अंग्रेजी बबूल और जर्मनी झाड़ियाँ। किसानों को अपनी खातेदारी भूमि को खेती करने के लिए अंग्रेजी बबूल और जर्मनी झाड़ियों को हटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है तथा क्षेत्र की चारागाह भूमि पर घनी अंग्रेजी बबूल जर्मनी झाड़ियाँ उग जाती हैं जो बहुत जहरीली होती हैं। संपूर्ण मेवाड़ क्षेत्र के वनों में इन अंग्रेजी बबूल और जर्मनी झाड़ियाँ फैलाव हो गया है, जिससे प्राकृतिक व औषधीय वनस्पतियाँ पेड़ पौधे नष्ट हो गए हैं। माननीय यह भूमिगत जल को बहुत ज़्यादा सोखती है, जिससे क्षेत्र में जल स्तर नीचे गिर रहा है। यह स्थानीय पेड़ पौधे की अन्य प्रजातियों को पनपने नहीं देती है। यह हमारे पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ रही है। यह झाड़ियाँ किसानों को खातेदारी भूमि और चारागाह को बंजर कर देती है। यह झाड़ियाँ मिट्टी के पोषक तत्वों को बदल देती हैं, जिससे बंजरपन बढ़ता है। जर्मनी झाड़ियों को खाने पशुओं में गंभीर बीमारी या मृत्यु हो जाती है। इन झाड़ियों के कारण कहीं भी घास व चारा उगने से गौमाता तथा अन्य पशुओं के चारे की बहुत समस्या रहती है। यहाँ के पशुपालकों को अपने पशुओं को पालने के लिए यहाँ से अन्य क्षेत्र में पलायन करना पड़ रहा है। अंग्रेजी बबूल और जर्मनी झाड़ियों का कोई भी उपयोग नहीं होता है। माननीय सरकार से अनुरोध है कि नरेगा या राज्य सरकार के किसी भी अन्य मद से अगर कोई ऐसी योजना बनाए कि चारागाह भूमि पर इन अंग्रेजी बबूल और जर्मनी झाड़ियों को साफ करवाकर चारागाह भूमि पर वृक्षारोपण या
नर्सरियां विकसित की जाए। अतः माननीय वन मंत्री विराजिए। महोदय से माननीय सदस्य विराजिए, एक बार मैं व्यवस्था भी दे रहा हूं। 295 स्थगन और पर्ची में अंतर है। 295 तो अक्षरतः पढ़ना होता है, जबकि स्थगन और अपने पर्ची में स्वयं लिखा हुआ ही पढ़ना है। तो लिखा हुआ तो फिर टेबल कर दो, हम उसमें से आंकड़े देखें, कोई बिंदु देखना है बिंदु देखें, लेकिन अक्षरतः ये दोनों सदस्यों की ओर से कई बार कल तो प्रश्न का भी जो है ना, अब पूरे प्रश्न का भी पढ़ करके अपन पूछ रहे हैं। थोड़ा सा आपको अब 2-2.5 साल हो गए, जो नए लोग आए मुझे उनमें से है, लेकिन नए भी घर से तैयारी करके पढ़ के आएंगे तो आप ही का विकास होगा और आगामी काल में आप एक अच्छे एमएलए के रूप में डेवलप होंगे। श्री सुभाष मील, क्या होगा माननीय, इसमें कुछ कहना है? पर्ची पूरी हो जाए फिर आपका भाषण करवाते हैं। इसे इनका जवाब दे रहे हो पर्ची? हाँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत महत्वपूर्ण समस्या है और इसके कारण से राजस्थान भर में बहुत सारी जमीन जहरीली हो गई है। इसको हम विलायती बम्बूल कहते हैं, जूली फ्लोरा भी कहते हैं। इसके कारण से इसके आसपास की सारी जमीन जहरीली हो गई। दूसरा, ये 30 लीटर पानी रोज सोखता है, उसके कारण से वाटर लेवल निरंतर नीचे जा रहा है। इसकी फलियां या पत्तों को जानवर खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं और उसके कारण से राजस्थान में 500 वनस्पतियां विलुप्त हो गई है। यानी ये बहुत ही खतरनाक और हम सबके लिए नुकसानदेह है। ये 1960 के दशक में उस समय की तत्कालीन सरकार के द्वारा हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से बीज बरसाए गए थे और उसके कारण से ये सब जगह उग गए हैं। इसकी जड़ें भी 10 मीटर गहरी है। ये एक बार काट भी दो, थोड़ा सा 1 मीटर तक भी नीचे भी काट दोगे धरती में से, तब भी उग जाता है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भर की जो चरागाह जमीन पर इसके कब्जा हो गया है। अधिकांश यदि अतिक्रमण कहें तो अतिक्रमण करने वाला चरागाह जमीन पर ये विलायती बम्बूल है और इसको लोग कांग्रेस घास भी कहते हैं, कांग्रेस बम्बूल भी कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा लाया गया था। अब राजस्थान सरकार इस पर विचार कर रही है। राजस्थान सरकार विचार कर रही है कि इस बम्बूल का समूल नष्ट कैसे किया जाए। पंचायत राज विभाग इस बारे में योजना बना रहा है कि इसका समूल नष्ट करेंगे। कांग्रेसी बम्बूलों को किसी भी कीमत पर इस राजस्थान की धरती पर नहीं रहने देंगे। चलो अगला श्री डॉक्टर सुभाष मील। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब कांग्रेस गाजर कहते हैं कुछ लोग, हमें क्या? आपने किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर पर्ची पर बोलने का मुझे समय दिया, इसके लिए आपका आभार। मैं प्रदेश के किसानों की एक जो बहुत महत्वपूर्ण समस्या है उसके बारे में आपके माध्यम से मैं ध्यान अवगत कराना चाह रहा हूं कि ट्रैक्टर ट्रॉली के परिवहन में परिवहन विभाग द्वारा ट्रॉली के वजन के अलावा 2.5 टन पासिंग ट्रॉली होती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर हम देखते हैं तो ट्रैक्टर ट्रॉली में चाहे ईंटें ले जाने की बात हो, चाहे पत्थर ले जाने की बात हो, अगर वो ट्रॉली में भी लेके जाते हैं तो लगभग 2.5 टन से ज़्यादा, लगभग 5 टन उसमें परिवहन किया जाता है। अभी हाल ही में परिवहन विभाग द्वारा ओवरलोडिंग मामले में ओवरलोड में 20,000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है, जो पहले 5,000 था, और प्रति टन 1,000 रुपया जुर्माना अलग से प्रति टन किया गया है। मेरी आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री जी से मांग है कि ट्रैक्टर ट्रॉली के परिवहन की व्यवहारिकता को देखते हुए उसको 6 टन पासिंग किया जाए और जो 20,000 जुर्माना जो अन्य साधनों के लिए, जो ट्रकों के लिए, पिकअप्स के लिए जो किया गया है, ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए वो जुर्माना पूर्ववत रेट में 5,000 रुपये ही रखा जाए। मैं ये आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि ये लाखों किसान इससे जुड़े हुए हैं, लाखों किसानों का हित इसके द्वारा प्रभावित हो रहा है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से मांग है कि इसे 6 टन पासिंग करवाकर और जो पूर्ववर्ती जुर्माना था वो ही रखा जाए, ना कि 20,000 रुपये बढ़ा हुआ जुर्माना इसके लिए तय किया जाए। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है। धन्यवाद। डॉक्टर रितु बनावत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के विचारार्थ उच्च शिक्षित युवाओं की बात लेकर आपके समक्ष आई हूँ कि विद्या संबल योजना के तहत राजशेष और नियमित कॉलेजों में 2700 गेस्ट फैकल्टी सहायक आचार्य अभी कार्य कर रहे हैं
और इनकी जो भर्ती हुई संविदा के आधार पर वो यूजीसी के जो नॉर्म्स है 2018 के उनके अकॉर्डिंग हुई, और लेकिन आज भी वो काम कर रहे हैं। और अब जो अगली भर्ती निकाली जा रही है संविदा के आधार पर, उनका संविदा के आधार पर ही वो भर्ती निकाली जा रही है, और इन लोगों के बारे में जो अभी कार्य कर रहे हैं उनके विषय में बिल्कुल भी सोचा नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ा विषय है कि उनके स्थायीकरण की ओर सरकार का ध्यान नहीं है। मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी कि युवा की हितैषी ये सरकार उनके स्थायीकरण की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, जैसा एमपी और हरियाणा में हो रहा है कि उनको स्थायी किया जा रहा है, उनको रोजगार की गारंटी प्रदान की जा रही है, उनकी सेवा की सुनिश्चितता की जा रही है, उसी प्रकार राजस्थान में भी इन सहायक आचार्यों की भर्ती जो है वो अगर आगे की जाती है तो उनका भी स्थायी रूप से भर्ती की जाए। और जो अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं, क्योंकि भर्ती निकलेगी तब तक वो 5 वर्ष से ज़्यादा 6 वर्ष काम कर चुके होंगे, उनके अनुभव का हमें लाभ लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें तो उन यूजीसी के नॉर्म्स के थ्रू उनकी भर्ती हो रही है और ब्रांड का तो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका भुगतान नहीं हो रहा, उनकी सर्विस पूर्ण तरह से अनिश्चितता के घेरे में है। मैं ये भी कहना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय मैं ये भी कहना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय कि उनका स्थायी रूप से उनका स्थायीकरण किया जाए। आगे जो भर्ती निकले उनको भी स्थायी भर्ती दी जाए, न कि अस्थायी तौर पर 5 साल बाद उनको कह दिया जाए कि आप घर जाओ। ये ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे तो उसमें ओवरेज हो जाते हैं। तो मैं यही कहूंगी, और साथ ही ये भी कहूंगी कि उनका टेक्निकल जो पदनाम है टीचिंग एसोसिएट, जबकि उच्च शिक्षा में ऐसा कोई पदनाम होता ही नहीं है, सहायक आचार्य पदनाम होता है, उसी के आधार पर उनका पदनाम रखा जाए और उनके बारे में गंभीरता से विचार किया जाए। मेरा धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया और इस सदन के माध्यम से एक बार फिर मैं इस सरकार की सच्चाई और विकास आपके सामने लाना चाहता हूं कि 2 वर्ष पूर्ववर्ती सरकार ने नौहर में ट्रॉमा सेंटर और ब्लड बैंक की सौगात नौहर विधानसभा क्षेत्र वासियों को दी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय प्रावधान किया, वहां भवनों का निर्माण हो चुका है और 2 वर्ष के बाद भी आज दिनांक तक इस सरकार के द्वारा उन दोनों का संचालन नहीं किया गया। न तो ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर लगाए गए, न ब्लड बैंक में कोई किसी तरह के उपकरण खरीदे गए, किसी भी तरह का उसमें संचालन नहीं किया गया। और दूसरी तरफ जो ये दीर्घा में अधिकारी बैठे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, गलत जवाब इस सदन को भिजवाया जा रहा है, इस सदन की गरिमा को गिराने का जो काम किया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई किए, क्योंकि कटौती प्रस्ताव के माध्यम से मुझे कहा गया कि ट्रॉमा सेंटर में 6 पद स्वीकृत है, 5 वहां डॉक्टर लगा दिए गए हैं, लेकिन आज तक एक भी डॉक्टर वहां नहीं लगा है। दूसरा, मुझे कहा गया ब्लड बैंक की घोषणा, मुख्यमंत्री जी ने नवीन ब्लड बैंकों की घोषणा की है, उसके तहत प्रक्रियाधीन है, जबकि हमारे तो ब्लड बैंक की घोषणा 2023 में हो चुकी थी, ब्लड बैंक की बिल्डिंग का निर्माण कार्य हो चुका। ये कैसी विकास की ये सरकार है? ये विकास करना चाहती है या राजस्थान में विनाश? ये राजस्थान में विकास कर रही है या गुजरात में विकास कर रही है? ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो सदन को गुमराह करते हैं। और वही मंत्री महोदय उन अधिकारियों का संरक्षण कर रहे हैं। 2-2 साल उन भवनों को बने हुए हो गए। हमें ब्लड बैंक की आवश्यकता है, हमें ट्रॉमा सेंटर की आवश्यकता है, रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये सरकार आंख बूंद कर सो रही है। इनके अधिकारी जो जी में आए वो सदन में जवाब भेज देते हैं और ये मंत्री महोदय पढ़ देते हैं, उनका संरक्षण कर देते हैं। ऐसे गलत जवाब देने पर इन अधिकारियों पे मंत्री महोदय क्या कार्रवाई करेंगे? आप ये भी सदन में बताएं कि लगातार आपके द्वारा, आपके अधिकारियों के द्वारा सदन को गुमराह किया जाता है, सदन में झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। आप अपने विकास की बात करते हैं और इसके द्वारा आपको पता चलता है कि आप राजस्थान में क्या विकास करने जा रहे हैं। 2-2 साल से ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग बन गई, ब्लड बैंक भवन की बिल्डिंग बन गई और आपसे संचालित नहीं हो रहे। और सदन को गुमराह करने के लिए इस तरह के जवाब, गलत जवाब जो अधिकारी भेजते हैं उन पे सख्त कार्रवाई। पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, डॉक्टर प्रियंका चौधरी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कोई जवाब देना चाहेगा तो ये अलाउड है। बाड़मेर विधानसभा की काउखेड़ा पंचायत में केन वेदांता कंपनी का ऐश्वर्या ऑयल फील्ड है, उसके वेल पे 8 नंबर से 36 घंटों से लगातार क्रूड ऑयल लीक हो रहा है, जो किसानों खेतों के अंदर जा रहा है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि सरकार इस पर ध्यान दे, तुरंत लीकेज बंद करे, किसानों को मुआवजा दे और एक स्थायी वहां निगरानी कमेटी बनाए। इंफॉर्मेशन देनी है।
ध्यान आकर्षण प्रस्ताव श्री मोतीराम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 131 के अंतर्गत सिरोही जिले की छात्रावास हेतु भूमि निरस्त किए जाने के उत्पन्न स्थिति के संबंध में राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, निवर्तमान सरकार द्वारा अंतिम 6 महीनों के मध्य किए गए भूमि आवंटन प्रकरणों की समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने हेतु पत्र दिनांक 13/10/2025 से निर्णय लिया गया। एक 5 पॉइंट हैं। पिछली कांग्रेस की सरकार ने लास्ट के 6 महीने में जो भी अलॉटमेंट किए उसके बारे में सरकार के माध्यम से एक कमेटी बनाकर इन 5 बिंदुओं के माध्यम से उनका परीक्षण किया गया है। नंबर 1, जिन प्रकरणों में आवंटन पत्र जारी नहीं हुआ है उन प्रकरणों को निरस्त किया जाए। जिन प्रकरणों में मांग पत्र जारी लेकिन राशि जमा नहीं हुई है उन प्रकरणों को निरस्त किया जाए। नंबर 3, भूमि आवंटन स्वीकृति निःशुल्क होने से आवंटन आदेश जारी किंतु लीज डीड जारी नहीं की गई, उन प्रकरणों को निरस्त किया जाए। नंबर 4, जिन प्रकरणों में मांग पत्र जारी, राशि जमा एवं आवंटन आदेश जारी लेकिन लीज डीड जारी नहीं हुई है उन प्रकरणों के निर्णय यथावत रखते हुए लीज डीड जारी की जावे। जिन प्रकरणों में मांग पत्र जारी, राशि जमा, आवंटन आदेश जारी एवं लीज डीड जारी हो चुकी है उन प्रकरणों को यथावत रखा जावे। माननीय सदस्य महोदय द्वारा 3 प्रकरण इस संबंध में बताए गए हैं। मारवाड़ मीणा समाज सेवा समिति, परिवर्तन युवा समिति रेवदर और आजना चौधरी कलवी समाज संस्था रेवदर, इन तीनों के मामले में माननीय अध्यक्ष महोदय मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस मीणा समाज सेवा समिति शिवगंज के छात्रावास हेतु बड़गांव में 0.4046 हेक्टेयर आवंटित भूमि की लीज डीड निष्पादित नहीं होने के कारण मंत्रिमंडलीय समिति के निर्णय दिनांक 13/10/2025 के बिंदु संख्या 3 की पालना में आवंटन को निरस्त किया गया है। वर्तमान में आवंटित भूमि पर मौके पर तारबंदी की हुई है, आवंटित भूमि पड़त है तथा किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं हुआ है। नंबर 2, परिवर्तन युवा समिति रेवदर को छात्रावास हेतु मौजा वासन में 5 बीघा भूमि आवंटन के संबंध में आवंटन आदेश जारी नहीं होने के कारण बिंदु संख्या 1 की पालना में आवंटन को निरस्त किया गया है। वर्तमान में मौजा वासन के खसरा नंबर 1112 की प्रस्तावित भूमि खाली पड़त है एवं संस्था का किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। नंबर 3, आजना चौधरी कलवी समाज संस्था रेवदर को बालिका छात्रावास हेतु मौजा वासन में 1 एकड़ भूमि आवंटन के संबंध में आवंटन आदेश जारी नहीं होने के कारण आवंटन को निरस्त किया गया है। वर्तमान में मौजा वासन में खसरा नंबर 784/1262 की प्रस्तावित भूमि खाली पड़ी है एवं संस्था का किसी प्रकार का अतिक्रमण एवं निर्माण नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरे मंत्री जी से 3 सवाल हैं। मीणा समाज का आवंटन में आपने बताया कि लीज डीड जारी नहीं होने से निरस्त किया गया है। मीणा समाज छात्रावास में नींव का मुहूर्त हो गया है, ट्यूबवेल खुद गया है, 4 दीवारी बन गई है। अब मात्र लीज डीड नहीं होने के कारण आप निरस्त कर रहे हो, तो आप लीज डीड जारी कर दो। ये कोई कारण नहीं हुआ कि
लीज डीड नहीं बनी तो निरस्त की जावे। मेरा आपसे दूसरा सवाल, इसी प्रकार मेघवाल समाज आवंटन में आपने बताया है कि आवंटन आदेश जारी नहीं हुआ, इस कारण इसको निरस्त किया गया है। सरकार ने कीमतन आवंटन की स्वीकृति जारी की थी, समाज ने निःशुल्कन आवंटन की मांग की और नियमों में ये प्रावधान भी है। जिला कलेक्टर सिरोही ने पत्र भेजा है जिसमें तहसीलदार एसडीएम की अनुशंसा भी है कि निःशुल्क आवंटित की जाए, तो निःशुल्कन आवंटन आदेश जारी कर दो, निरस्त क्यों कर रहे हो? मेरा आपसे तीसरा सवाल है कि चौधरी समाज वाले आवंटन में आपने बताया कि आदेश जारी नहीं हुआ है। बताना चाहूँगा कि आवंटन की स्वीकृति सरकार के स्तर से जारी हुई है। जिला कलेक्टर स्तर से आवंटन होना है, लेकिन जिला कलेक्टर ने समाज से संस्था के विधान परिवर्तन का नया प्रावधान डाल दिया कि सभी समाजों के बच्चे पढ़ेंगे। महोदय, जातिगत आवंटन हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में हुए हैं, और जिस संस्था के लिए आवंटन हुआ है वहाँ उसी समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब नया प्रावधान डालकर क्यों अटका रहे हो? फिर भी चौधरी समाज ने, अपनी संस्था ने एक शपथ पत्र भी जारी किया है। शपथ पत्र उन्होंने ये दिया है कि हम किसी भी समाज के बच्चे को पढ़ाएंगे। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि सकारात्मक सोच रखकर इन तीनों समाजों की जमीन को आप आवंटित करें, और रेवदर के लिए तो आपको जरूर करना चाहिए कि रेवदर विधानसभा ने आपको 25 साल तक विधायक दिया है। ये मंत्री जी मेरा आपसे निवेदन है कि इसको तुरंत आप बहाल करके समाजों को मौका दें ताकि छात्रावास बने और बच्चों की शिक्षा अच्छी तरीके से हो सके। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तीनों प्रकरण माननीय विधायक महोदय ने जो बताए हैं, ये सरकार के अंतिम 6 महीने के निर्णय हैं, और आज जो ये माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में आज ये जो बात कर रहे हैं कि ये कमियां हैं और ये अलॉटमेंट नहीं हुआ, ये लास्ट के 6 महीनों में ही आपने इसमें अलॉटमेंट करने का प्रयास किया और केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की, परंतु इनमें कमी खामियां थी, इसमें कमी खामियां थी, उसकी पूर्ति आपने नहीं कराई। और आपको मैं कहना चाहता हूं, जो भी कमी खामी है, प्रस्ताव प्राप्त होने पर सक्षम स्तर पर पुनः विचार करके इन अलॉटमेंट का काम हम करेंगे। परंतु आप एक बात सुन लें, अगर आपकी भावना शुद्ध होती, इन सभी समाजों को आप ईमानदारी से ये व्यवस्था देना चाहते, तो अंतिम समय में लाने का काम नहीं करते, ये पहले करने का काम करते। केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपने ये प्रयास किया था, परंतु माननीय मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में पूरी तरह से हर समाज को इस तरीके से अलॉटमेंट करने का काम राजस्थान की सरकार और माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में किया जाएगा। आप सबसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आप खूब कहोगे भी हमने राजनीतिक रूप से दिए होंगे, लेकिन अंतिम 6 माह में अगर दिए हैं, हो गया। श्री छोटू सिंह, अरे हो गया, उनका आकर्षण है, ये सदन का बहस का, ये बहस नहीं है। हाँ। श्री चंद्रभान सिंह आकिया, भविष्य की बात है अध्यक्ष महोदय। अब हो गया ना, अब विषय हर विषय में आप 295 में पर्ची पे भी शुरू हो गई, इस पे होता नहीं, वो बोलिए ना, वो आपके सदस्य को दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पॉलिटिकल है ही नहीं। राजस्थान के विधानसभा के प्रक्रिया कार्य संचालन संबंधी नियम 169 के अंतर्गत मैं यूडीएस मंत्री जी का अन्ना सागर झील के विषय में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी 131 में इससे पहले भी कभी भी बहस नहीं हुई है, कभी। एक मिनट रुकना। माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर किसी भी वाद विवाद में नहीं हो जा सकता, ये नियम है। मैंने व्यवस्था और आपने व्यवस्था दे दी, उसके बावजूद भी
ये प्रतिपक्ष के साथी नौटंकी करके, सिर्फ नौटंकी करके बहिष्कार का नौटंकी कर रहे हैं। अभी 1 मिनट में वापस आएंगे और भाग लेंगे। इसलिए हम सत्ता पक्ष के सभी लोग इनको कंडेम करते हैं कि विधानसभा में व्यवधान डाल रहे हैं। माननीय खरा साहब, माननीय मंत्री जी। अरे अब आपके मंत्री जी बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में माननीय विधायक महोदय को और सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पूर्ण पालना में रेत भराव एवं मलबा पूर्णतः हटाने के साथ साथ आना सागर झील के चारों तरफ जमा मिट्टी की भी डिसिल्टिंग करवाए जाने की मांग है। इस विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में विचाराधीन सिविल अपील नंबर 7607/2023 एवं 7916/2023 स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स वर्सेज अशोक मलिक एंड अदर्स एवं माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 1/8/23 एवं 11/8/23 के अनुपालना में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कार्यालय आदेश क्रमांक ASL/अजमेर/2025/26/60 दिनांक 18/4/25 एवं आदेश क्रमांक PAI/2025/264-69 दिनांक 9/3/25 जिला कलेक्टर के पत्रांक 571 दिनांक 19/5/25 एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक 44,956 दिनांक 20/7/25 के अनुपालना में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17/9/25 तक मौके पर निर्मित 7 अजूबे स्ट्रक्चरों को हटाए जाने के साथ साथ अधिकांश मलबा भी मौके से हटाया जा चुका है। शेष रहे स्टील स्ट्रक्चर एवं सैंडस्टोन के मलबे को दिनांक 13 फरवरी 25 तक पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। वर्तमान में केवल ध्वस्त कैफेटेरिया के आरसीसी मलबे को हटाया जाना शेष है, जिसे भी हटाया जा रहा है। इस प्रकार मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल द्वारा पारित आदेशों की अजमेर विकास प्राधिकरण के स्तर से पूर्ण पालना की जा रही है। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल द्वारा पारित आदेश की प्रति परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। 7 वंडर्स के निर्माण की कुल लागत 11.51 करोड़ आई थी, जिसका संपूर्ण भुगतान किया जा चुका है। उक्त निर्माण में मिट्टी भराव का कोई कार्य नहीं किया गया है। आना सागर झील के चारों तरफ मिट्टी जमा होने से भराव क्षमता बाधित होने के संबंध में अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग वृत्त अजमेर दिनांक द्वारा अपने पत्र दिनांक 2/1/26 के द्वारा नगर निगम अजमेर को अवगत कराया गया, जिसके द्वारा डिसिल्टिंग कार्य करवाए जाने की अनुमति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रचलित केस नंबर 7607/2023 एवं वेटलैंड प्रस्ताव को मद्देनजर रखते हुए चाही गई थी, जिसके संबंध में अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान सरकार के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आना सागर झील में डिसिल्टिंग कार्य करवाए जाने पर रोक न होना एवं राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करते हुए डिसिल्टिंग कार्य करवाए जाने के संबंध में अवगत कराया गया है। आना सागर झील के चारों तरफ मिट्टी जमा होने से भराव क्षमता बाधित होने के संबंध में समुचित कार्रवाई नगर निगम अजमेर द्वारा की जा रही है, जिनके पत्र क्रमांक MEW/2025/26 दिनांक 7/1/26 प्रेषित कर सदस्य सचिव राजस्थान आर्द्र भूमि प्राधिकरण पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग राजस्थान सरकार से आना सागर झील की भराव क्षमता बढ़ाए जाने हेतु डिसिल्टिंग कार्य करवाए जाने हेतु अनुमति चाही गई है।
राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण द्वारा आना सागर झील में डीसिल्टिंग कार्य करवाए जाने की अनुमति दिनांक 3/2/2026 को प्रदान कर दी गई है। उक्त विधिक राय एवं राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण से प्राप्त अनुमति के संबंध में अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग वृत्त अजमेर को प्राधिकरण द्वारा पत्र दिनांक 9/2/2026 के माध्यम से अवगत करवा दिया गया है। उक्त प्रकरण के संबंध में आगामी कार्यवाही जल संसाधन विभाग अजमेर के द्वारा की जानी है और जल संसाधन विभाग का ये मानना है कि आना सागर झील का डीसिल्टिंग एरिया लगभग 222 हेक्टेयर है। डीसिल्टिंग के लिए आना सागर झील को पूरी खाली करने की आवश्यकता नहीं है। अंडर वाटर डीसिल्टिंग करवाई जाएगी। डीसिल्टिंग लगभग 1 मीटर गहराई में करवाई जाएगी। डीसिल्टिंग की मात्रा के अनुमान हेतु तकमीना तैयार किया जा रहा है। कार्य को पूर्ण करने का समय स्वीकृति पश्चात लगभग 2 वर्ष रहेगा, जो कि स्वीकृति के समय तय किया जाएगा। आना सागर झील के डूब क्षेत्र से ही मिट्टी निकाला जाना प्रस्तावित है। आसपास की मिट्टी नहीं निकाली जानी है। आना सागर के आसपास वर्तमान में निजी खातेदारों की भूमि एवं कॉलोनियां स्थापित हैं, जिस पर कुछ भाग में खाली जमीन, खेती की जमीन स्थित है एवं अन्य भाग में महावीर कॉलोनी, अरिहंत कॉलोनी आदि स्थित हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय को और सदन को ये अवगत कराना चाहूँगा कि अजमेर विकास प्राधिकरण और अजमेर नगर निगम को निर्देशित कर रहा हूँ कि वो माह मार्च 2026 में इस कार्य की जो भी योजना तैयार करनी है, योजना तैयार करके उसकी प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति जारी कर दें और उसके बाद जैसे जैसे वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों उसके अनुसार डीसिल्टिंग का कार्य अप्रैल 2026 से शुरू किया जा सके। माननीय सदस्य, पहले आप बोलो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस स्थान पर 7 वंडर बना हुआ था उस स्थान पर मलबा हटाया जाने एवं 7 वंडर बनाने के लिए अना सागर के भराव क्षेत्र में मिट्टी का भराव किया गया था, उसे हटाया जाए। और मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी तक वो हटा दिया गया है। मैं आपको फोटो बना रहा था 24 तारीख के फोटो मेरे पास हैं। वहाँ मलबा यूं को यूं पड़ा है और जो वहाँ वंडर 7 बनाने का जो भराव क्षमता में जो मिट्टी डाली गई थी उस मिट्टी को भी नहीं हटाई गई। तो सबसे पहले तो मंत्री जी ये कहें कि जो भराव डाला और जो मिट्टी आज दिन तक पड़ी है या सैंडस्टोन जो पड़ा है वो कितने समय में वहाँ की नगर निगम हटाए या एडी हटाए, जो भी हटाए, पर उनको, क्योंकि दोनों के मंत्री खरा साहब हैं, जावड़ सिंह जी साहब हैं, तो कौन हटाए इसके लिए प्रतिबंध करे और समय दे। 1 महीने में हटेगी, 2 महीने में हटेगी, कितने समय में हटेगी वो वहाँ के पाबंद करें। और अना सागर के पास विशेषकर माल के पीछे, जी माल के पीछे और आसपास में अना सागर बराव क्षेत्र में मिट्टी जो बराव किया गया था उसे हटाया जाए। उसका आज समय फिक्स करें, क्योंकि उससे उसका मंत्री जी एक बार ये बताएं, उसके बाद मैं आपको और पूछता हूँ। माननीय मंत्री जी, समय आप फिक्स करें। मलबा हटा, 1 मिनट विराजे। माननीय मंत्री जी 1 मिनट, क्योंकि संयोग से मैं अजमेर से आता हूँ, या अन्ना सागर मेरे विधानसभा क्षेत्र में ही है। अतः ये जो 1 वर्ष पूर्व जब माननीय न्यायालयों ने यह निर्णय किए उस समय इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया ने कवर भी किया था और ये अन्ना सागर का वेटलैंड एरिया उसमें कहा गया कि रिस्टोर हो जाएगा और जो स्ट्रक्चर वेटलैंड ग्रीन बेल्ट में बने स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से हट जाएंगे। उसमें यह सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 7 वंडर के ध्वस्त कर दिए गए, परंतु अब भी मलबा तो है। लेकिन मेरा कहना है कि एनजीटी या सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि वेटलैंड मतलब पानी का जो है वो वापस कैचमेंट एरिया बढ़े। यदि वो मिट्टी वहीं पड़ी रहेगी, अब ये एडीए कहता है कि साहब हमने मिट्टी नहीं डाली, तो आगे किसने डाली? तो पहले यहाँ नहीं थी, तो जब 7 वंडर बना तो उसका बेस तो बना ही है और बेस आज भी है। अतः आपसे मेरा निर्देश है कि अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि जो बेस में मिट्टी भरी हुई है उसको भी वहाँ से हटाया जाए, तब जाकर के अन्ना सागर पूर्ण रूप में आ पाएगा। एक और दूसरा, ये जो कह रहे हैं कि हम अन्ना सागर आपने डीसिल्टिंग का मिल गया, डीसिल्टिंग के लिए आप माननीय मंत्री करता हूँ, डीसिल्टिंग करने का काम जो इनके डिपार्टमेंट का है जल संसाधन का, ये करवा दें। और तीसरा मेरा ये आपसे आग्रह है कि जो जी मॉल के पास में भी मिट्टी भरी हुई है,
हालांकि मेरे को अधिकारियों ने ये बताया कि वो शायद कोर्ट के में है, तो उसका कोर्ट में अर्ली हियरिंग का लगा के, यानी अन्ना सागर झील में कहीं भी मिट्टी का भराव न हो, इसको सुनिश्चित करें। और आप जो निर्देश दें, कोई विभाग हो, चाहे निगम हो, एडीए हो, चाहे ये विभाग हो, यह बरसात से पूर्व मिट्टी हट जाए, ताकि जिसके कारण से कैचमेंट एरिया भी बढ़े और पानी इस बार गलियों तक में भर गया, सड़क पे भर गया, उससे हम लोगों को निजात दिला सकें, ऐसा मेरा भी आपसे आग्रह है। एक मिनट पहले ये कुछ बोलना चाह रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस आना सागर झील की बात कर रहे हैं, उस आना सागर झील के अंदर पिछले 2 वर्षों से लगातार मानसून के दौरान उसकी भराव क्षमता कम होने के कारण अजमेर शहर के अंदर बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। ये मंजर आपने और हमने सबने देखा है। और आना सागर डिसल्टिंग की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2024-25 के बजट में 550 करोड़ रुपए बजट में घोषणा की थी। और आना सागर क्योंकि नगर निगम के स्वामित्व में आता है, अगर नगर निगम हमें एनओसी देगी तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसी वित्तीय वर्ष के अंदर, क्योंकि बजट घोषणा हो रखी है, तो इसके अंदर हम ले लेंगे, आपको आश्वस्त करते हैं। माननीय मंत्री जी, पहले और कोई पूछना है क्या? आपका नहीं, नो अनुमति नहीं होती दूसरे को। अन्ना सागर में डीसिल्ट कार्य किया जाए, जिससे इसकी क्षमता, भराव क्षमता बढ़े। जिसका हर बार अन्ना सागर में भराव क्षमता ज्यादा, मिट्टी की भराव क्षमता ज्यादा होने के कारण बारिश की सीजन में वहां रोड पे पानी आ जाता है, आसपास की कॉलोनियों में पानी आ जाता है, और वास्तव में जो बारिश के सीजन में जो 2-3 महीने वहां पूरे आसपास के इलाके की पूरी हालत खराब हो जाती है। इसके लिए आप समय दें और समय में पाबंद करें कि इतनी भराव क्षमता भी डीसिल्ट भी हम हटाएंगे और उसको जो भराव क्षमता है उसको हटाएंगे। माननीय मंत्री जी, आप 2 मिनट जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि जो कैफेटेरिया ध्वस्त किया गया था उसका मलबा अभी हटाया नहीं गया है, बाकी मलबा हटाया गया है। मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय को और सदन को अवगत कराना चाहूँगा, उनके मार्फत तो कर ही रहा हूँ मैं, कह रहे हैं तो वो तो अपने आप ही हो रहे हैं। पूरा